नमस्कार जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अपने-अपने कहने का मतलब मुझसे ये है कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया होगा या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ जो होंगे वो एचपीटीसीटी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ ईएमआरएस का पेपर जो होता है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ केबीएस और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो सीटेट के लिए स्पेशली मैं लेके आई हूँ और अगर आप एचपीटीसीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। यानी कि जो एसएसटी और जीके वाला पार्ट जो होता है जनरल हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट जो होता है वो एचपीटीसीटी में भी सेम ही रहेगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज की क्लास है सीटेट पेपर 2 के लिए और इसमें साइकोलॉजी, एसएसटी, जीके और जनरल हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन का मिक्सचर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तरह से पीवाईक्यू हैं, तो आपने क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है और क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर करें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की आज के। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास जो क्षेत्र है वो क्या है, ठीक है? यानी कि ज़ेडपीडी जिसको ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है वो क्या है? तो वो ये है कि बिना सहायता के जो शिक्षार्थी जो है वो कर सकता है, ठीक है? और सहायता यानी कि मचान के साथ कर सकता है। यानी कि स्कैफोल्डिंग होता है मचान, ठीक है? जिसको हिंदी में मचान या पाड़ कहा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग में बच्चा जो है उसको अस्थायी रूप से एक सहायता दी जाती है और अगर हम बात करें कि इसकी जेडपीडी की तो उसमें बच्चा जो है उसको एक नॉलेज जो बच्चा ले रहा है अटेन कर रहा है उसकी सिर्फ उसको उस टॉपिक के करीब लेके जाना होता है, ठीक है? उसकी उसकी सहायता ना करके उसको उसके समीप लेके जाना होता है, ठीक है? तो ये वाइगॉत्स्की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं सीटेट के, ठीक है? ये 2-3 जो एक तरह से दार्शनिक हैं यानी कि वाइगॉत्स्की हैं, पियाजे हैं, कोहल वर्ग हैं, ये 3-4 जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनकी थ्योरीज़ तो आपने पढ़ ही लेनी है, ठीक है? तो वाइगॉत्स्की से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा और आगे भी बात करेंगे वाइगॉत्स्की की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था की विशेषता वस्तु स्थायित्व का विकास है? यानी कि जो पियाजे हैं, जीन पियाजे, ठीक है? उन्होंने थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो दी है, तो उसमें उन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाओं को में उनका संज्ञान जो है, यानी कि उनका जो एक तरह से जो उनका विकास है, उसको बाँटा हुआ है। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन-सी ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व का विकास होता है, ठीक है? तो वो है संवेदीगामक अवस्था है। संवेदीगामक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज है जिसमें बच्चा जो है 0 से 2 ईयर तक रहता है। तो बच्चे में वस्तु का स्थायित्व जो है वो उसका विकास हो चुका होता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है यानी कि जो कक्षा जिसमें बच्चे जो हैं वो खुद भाग ले रहे हैं, ऐसी कक्षा की बात करें तो इसमें बच्चा जो है वो सहयोग, सहभागिता और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से सीखता है, ठीक है? तो बच्चा जो है एक तरह से पूरी तरह से इनरोल होकर कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ और एक्सपीरियंस लर्निंग के साथ जो है बच्चा इस क्लास में सीखता है, ठीक है? पूरी तरह से एक्टिव होकर बच्चा जो है इस क्लास में जो है वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया जो है ये आपको पता है अध्ययन से रिलेटेड कुछ विकार होते हैं, तो डिसलेक्सिया भी उसी तरह का विकार है। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? ये पढ़ने से संबंधित विकार है, पठन विकार जिसकी विशेषता
शब्दों को समझने या डिकोडिंग करने में कठिनाई है, ठीक है। यानी कि बच्चा जब शब्दों को पढ़ नहीं पाता है अच्छे से, जैसे र का श पढ़ देता है और बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिनको उल्टा पढ़ देता है, तो उसको डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, ठीक है। डिसलेक्सिया पठन विकार है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है एक पढ़ने से रिलेटेड विकार है, जिसको बच्चा जो है वो शब्दों को नहीं समझ पाता है, उनको डिकोड नहीं कर पाता है कि ये शब्द क्या है और ये शब्द क्या है, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया आपने पढ़ लिया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे डिसकैलकुलिया है जो मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। डिसग्राफिया है जो लिखने से रिलेटेड है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सिद्धांत जिसमें विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें विकास जो है वो सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक है। तो वो है सिफोले कॉडल, ठीक है, यानी कि मस्तको धुमुखी, ठीक है, जो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, मस्तक से सिर की पैर की ओर चल रहा है, ठीक है। तो ये इसको मस्तकोद्यमुखी कहा जाता है, ठीक है। ये सिर से पैर की ओर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सीखता है तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा उसमें शामिल होती है, ठीक है। एक बच्चा जो है खुद की संतुष्टि के लिए सीख रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया जा रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई एक तरह से प्राइज या फिर मतलब किसी तरह की कोई उसको अभिप्रेरणा और मोटिवेशन किसी प्रकार की नहीं दी जा रही है, वो स्वयं से सीख रहा है, तो उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, उसमें इनर मोटिवेशन है, ठीक है। वो इस बात से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें इनर मोटिवेशन है। जब हम बच्चे को बाहरी एक तरह से लालच देते हैं या फिर प्राइज का या किसी और चीज़ का, तो उसमें बच्चे में जो है वो बाहरी यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। यहाँ पर आंतरिक मोटिवेशन की बात की जा रही है कि बच्चा स्वयं सीख रहा है, खुद की संतुष्टि के लिए सीख रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है वो आंतरिक मोटिवेशन है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आगे जीन प्याजे और वाइगॉत्स्की के बारे में हम पढ़ चुके हैं एक ही क्वेश्चन, तो ये कोहल वर्ग तीसरे हैं, ठीक है। तो कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, ठीक है। तो इनके अनुसार नैतिक तर्क कौन सा स्तर दंड से बचने के नियमों का पालन करने से संबंधित है, ठीक है। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 3 स्तर दिए हैं और आगे उनके 2-2 सोपान बताए हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका कौन सा स्तर बताया है जिसमें दंड से बचने के लिए बच्चा जो है वो नियमों का पालन करता है, ठीक है। तो वो है पूर्व संक्रियात्मक या सॉरी पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर पे चरण नंबर 1 में ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन जो है या नियमों का पालन जो है वो करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि रचनात्मक आकलन क्या है, ठीक है। रचनात्मक आकलन क्या है? तो रचनात्मक आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान ही किया गया आकलन, ये है रचनात्मक आकलन कहलाता है, ठीक है। तो इसको रचनात्मक आकलन कहते हैं, जो कि अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के दौरान ही आकलन हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मुख्य रूप से किसके बीच अंत्यक्रिया के कारण होती हैं? तो बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये किन के बीच में अंत्यक्रिया के कारण होती हैं? तो ये अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंत्यक्रिया के कारण होती हैं, ठीक है। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की जब अंत्यक्रिया होती है तो बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, तो जैसे कि एक अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा, यानी कि अगर उनका माहौल चेंज कर दिया जाता है, उनका पर्यावरण चेंज कर दिया जाता है, तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो मेनली होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा प्रणाली जो है इसका उद्देश्य है सभी छात्रों को एक ही कक्षा में शिक्षा देना, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव आप कह लो या ऑब्जेक्टिव आप कह लो, उसका ये मोटिव या ऑब्जेक्टिव है कि दिव्यांगों सहित, ठीक है, सभी छात्र, चाहे वो बच्चा किसी भी प्रकार का है, उनको एक ही कक्षा में शिक्षा देना, ठीक है। उनको उनके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको स्पेशल क्लासरूम में या स्पेशल स्कूल में भेजा जाएगा, नहीं, उसको एक ही कक्षा में बिठाकर बाकी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, या समावेशी शिक्षा का मोटिव या
ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, उसको एक ही सामान्य कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 5-7 एसएसटी करेंगे, फिर साइकोलॉजी आएगी, फिर जनरल हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एसएसटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो जबरन श्रम और बाल श्रम पर रोक लगाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता ही होगा, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था संशोधन करके, और उसको बाद में कानूनी अधिकार 301 के अंतर्गत जो था वो रखा गया था, ठीक है। तो ऐसा अब हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, ठीक है, वर्तमान में। तो जबरन श्रम, ठीक है, जबरदस्ती जो श्रम करवाने पर और बाल श्रम करवाने पर रोक लगाता है, ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है हमारे पास? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 23 और 24 के अंडर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 के अंडर ये आते हैं। इसके पीछे जो है 19 से लेकर 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और उसके पीछे 14 टू 18 तक जो है वो समानता का अधिकार आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार हैं जो कि जबरदस्ती किसी से हम श्रम नहीं करवा सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं, या फिर बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते, उसके ऊपर रोक लगाता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। जब संयुक्त बैठक हो रही है तो दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, तो दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, वो इन दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, होनी चाहिए? तो उनकी जो आयु है, उनकी जो एज है, वो 35 ईयर्स तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो थी वो की गई थी? तो वो था 73वां संवैधानिक संशोधन, यानी कि 73 नंबर का संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसमें इस पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया था। ये 1992 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज प्रणाली जो थी वो सबसे पहले कौन से जिले में, सॉरी हाँ, कौन से राज्य के जिले में शुरू की गई थी, तो वो था राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिले में ये शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ये ली गई है? ये ब्रिटेन के, यूके के संविधान से ली गई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर जियोग्राफी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। तो ये ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो हवाई जहाजों के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त परत है? वायुमंडल में हमारे 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी परत है जिसमें जो है वो हवाई जहाज की उड़ानों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त परत ये कही जा सकती है, यानी कि सबसे ज्यादा एक तरह से अच्छी परत आप कह सकते हो कि जिसमें से हवाई जहाज जो है वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो है समताप मंडल। यहाँ पर क्यों हवाई जहाज़ों के उड़ानों के लिए ये सबसे उपयुक्त है? क्योंकि इसमें तापमान की स्थितियों के कारण, ठीक है, इसमें तापमान जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है। स्थिर तापमान की स्थितियों के कारण ये हवाई जहाज की उड़ानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समताप मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल तथा भूमि के बीच घूमता रहता है, वो क्या कहलाती है? यानी कि जल स्वरूप बदलता है, मतलब कि जल जो है एक तरह से समुद्र से जो है वो भाप बनकर बादल बन रहा है, बादल जो है वो वर्षा कर रहे हैं, वर्षा के रूप में वो धरती के ऊपर गिर रहा है, फिर से धरती का पानी जो है, यानी कि जो बारिश हुई उसका पानी जो है वो फिर से महासागरों में जा रहा है, महासागरों से फिर से बादल बन रहा है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसके बीच जो जल घूमता रहता है, उसको, उस प्रक्रिया को कहा जाता है जल चक्र, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहा जाता है, ठीक है, जल चक्र इसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो लगातार अपना जल जो है वो अपना स्वरूप बदलता है, जैसे भाप बनता है, भाप के बाद वो उम, कई बार वर्षा के रूप में गिरता है, कई बार हिम यानी कि बर्फ के रूप में गिरता है, तो ये पानी जो है अपना अपना स्वरूप जो है वो बदल रहा है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले दो प्रमुख
बल कौन से हैं? तो ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले दो प्रमुख बल हैं, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले दो प्रमुख बल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनने वाली पहली चट्टानें हैं। ठीक है, तो मैग्मा और लावा के ठंडा होने के बाद जो पहली चट्टानें बनते हैं उनको प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनपीडी एनडीपी के बीच में प्राथमिक अंतर क्या है? तो इनके बीच में प्राथमिक अंतर जो है ये बराबर ही होते हैं, तो मूल्य ह्रास का ये अंतर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अर्थव्यवस्था जहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है वह क्या कहलाती है? ठीक है, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का अस्तित्व होता है वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड आपने सुना होगा, उसमें दोनों का ही जो है अस्तित्व होता है। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम माप क्या है? तो सबसे आम माप है उपभोग व्यय। ठीक है, उपभोग व्यय जो है ये गरीबी रेखा को परिभाषित करने का वाला सबसे जो है वो आम माप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोगों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं में सुधार के लिए उत्पादन की दक्षता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण ये कहलाती है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में कृषि, वानिकी और मत्स्ययन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है? कृषि और व्यापार और मत्स्ययन यानी कि मछली पकड़ने वाले कार्य जो होते हैं, मछली पालन या मछली पकड़ना जो है, ये जो कार्य होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। प्राइमरी एक तरह से प्राइमरी जो क्षेत्र है उसमें ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इनका पूरा नाम है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी इनको कहा जाता है। अगर बात करें इनकी तो ये इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। ठीक है, और ये संविधान सभा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो प्रसिद्ध स्मारक है गेटवे ऑफ इंडिया ये किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा ये मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से वेरी वेरी होता है? तो वो है विटामिन बी 1। ठीक है, थायमिन इसको कहा जाता है, विटामिन बी 1 को। ठीक है, उससे वेरी वेरी रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, तो आप इसको लेट करके याद कर सकते हो क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया और आरबीआई का जो एक तरह से हेडक्वार्टर है वो दोनों ही मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, जनरल हिंदी है यानी कि मिक्स ही रहेंगे यहाँ पर, कुछ हिंदी के आएंगे कुछ जनरल इंग्लिश के, उसके बाद फिर से हो सकता है साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएं, तो मिक्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य जो है उसके पर्यायवाची शब्द जो है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दिवाकर, रवि और भास्कर ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकाश शब्द का विलोम क्या है? तो प्रकाश का अंधकार विलोम शब्द है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यालय में कौन सी संधि का प्रकार है? ठीक है, तो विद्यालय का पहले संधि विच्छेद कीजिए, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या जमा आलय जो है वो विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो आलय है यानी कि बड़ी मात्रा आ की मात्रा लग रही है तो दीर्घ संधि इसमें होगी, जिसमें भी जो बड़ी जैसे ई है, बड़ा ऊ है, ये मात्राएं पहले आती हैं तो उसमें दीर्घ संधि होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। आंखों का तारा मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या बताइए? तो आंखों का तारा बहुत ही मेन यानी कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा इस मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर अब इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि एडवर्ब आपने सेंटेंस में पहचाननी है। तो शी सिंग्स स्वीटली। ठीक है, शी सिंग्स स्वीटली, स्वीटली वर्ड जो है ये एक तरह से एडवर्ब है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि स्वीटली जो है ये एक तरह से एडवर्ब है। ठीक है, विशेषण है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि विल इन द ब्लैंक्स
विद करेक्ट preposition। preposition लगानी है कि द बुक इज डैश द टेबल, ठीक है। तो बुक जो है वो टेबल के नीचे तो होगी नहीं, टेबल के ऊपर ही होगी, तो ऊपर बोल रखने के लिए हम कहते हैं ऑन, ठीक है, ऑन द टेबल, ठीक है, ये preposition यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉन फॉर्म ऑफ द वर्ब डिसाइड। अब डिसाइड की हमने नॉन फॉर्म बनानी है, तो डिसाइड का बनेगा डिसीजन, ठीक है, डिसाइड का डिसीजन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसमें हमने वॉइस चेंज करनी है, तो राम रीड्स द बुक, राम जो है वो बुक पढ़ता है, ठीक है। ए बुक इज रीड बाय राम, एक किताब को राम के द्वारा पढ़ा गया, ठीक है, ए बुक इज रीड बाय राम, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये वॉइसेस भी आपने जरूर पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द साइनोनियम्स ऑफ द वर्ड डेलिजेंट। डेलिजेंट का साइनोनियम्स होगा हार्ड वर्किंग, ठीक है, इंडस्ट्रियस, ठीक है, हार्ड वर्किंग जो है वो डेलिजेंट का जो है वो साइनोनियम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर से वही साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर अधिगम में मचान यानी कि स्कैफ फोल्डिंग की अवधारणा मुख्य रूप से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो स्कैफ फोल्डिंग जो है ये भी वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है, उनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक उनका सिद्धांत है, सोशल कल्चर उनका सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, उसमें स्कैफ फोल्डिंग की ये बात करते हैं, बच्चे को एक तरह से अस्थायी सहायता देने की ये बात करते हैं वाइगोत्स्की जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ब्याजे के द्वारा दी गई है। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है और कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वो समझने लगता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो ब्याजे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज कही जा सकती है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता को कैसे संबोधित करना चाहिए। एक टीचर हैं उनमें लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है, लिंग रूढ़िबद्धता ये होती है कि जैसे कि लड़के और लड़कियों में भेद, जैसे कि लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एक इमोशनल होती हैं, लड़के बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लड़के जो हैं वो बाहर का काम करेंगे ज़्यादा, लड़कियां जो है उनको घर का संभालना होता है, ये लिंग रूढ़िबद्धता की बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें अगर आप शिक्षक हो तो आप इस तरह की बातों को कैसे जो है वो समाप्त कर सकते हो क्लास में, तो उसमें लिंग तटस्थ कार्य प्रदान करके और समान भागीदारी को बढ़ावा देके। अगर आप बच्चे को कोई भी काम दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का काम है तो वो लड़कियां ही करेंगी, ठीक है। तो आपने दोनों ही लड़की और लड़की दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है किसी भी कार्य में, और लिंग का तटस्थ रहकर, ठीक है। अगर आप मेल टीचर हो तब भी आपने दोनों ही तरफ रहना है, और अगर आप फीमेल टीचर हो तब भी ऐसा नहीं है कि लड़कियों को इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों ही तरफ रहना है, ठीक है। आपने लिंग तटस्थ कार्य प्रदान करना है और समान भागीदारी को बढ़ावा देना है, ठीक है, तभी आप लिंग रूढ़िबद्धता को संबोधित जो है या संबंधित समाप्त जो है वो कर सकते हो क्लासरूम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उसका विचार जो है वो पास किया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है, तो वो 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को आमतौर पर किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय गणनाओं और संख्या के बोध में कठिनाई होती है। जिन बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैथ्स के सम करने में, मैथ्स की गणनाओं करने में, गणनाएं करने में, तो उनको डिसकैलकुलिया विकार जो है वो उससे जो है वो जूझ रहे होते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया की बात कर चुकी हूँ पहले मैं। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार है, और ये एक गणितीय गणनाओं और संख्याओं के बोध में कठिनाई वाला विकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम, उच्च क्रम चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आकलन विधि सबसे उपयुक्त है। तो उच्च क्रम चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आकलन विधि सबसे उपयुक्त है, तो वो है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है और परियोजना आधारित असाइनमेंट्स जो हैं वो उच्च क्रम चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में स्कीमा शब्द जो है उसका क्या तात्पर्य है। तो मनोविज्ञान में स्कीमा शब्द जो है उसका तात्पर्य है ज्ञान की मानसिक संरचना या संगठित इकाई, ठीक है। नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के अनुसार के लिए न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या कितनी है।
तो वो कितनी है, वो 200 कार्य दिवस है, ठीक है, 200 कार्य दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास की किस अवस्था की विशेषता बच्चे द्वारा मुख्य रूप से प्रति वर्ष पर कार्य करना है, ठीक है, प्रति वर्ष पर कार्य करना है, वो है शैशवावस्था, ठीक है, प्रति वर्ष पर, ठीक है, कार्य करना है, वो है शैशवावस्था। नेक्स्ट है कि अधिगम में के संरचनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र क्या है, तो अधिगम के संरचनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र है शिक्षार्थियों द्वारा अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घटना जहां बच्चों का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में भावनाएं होती हैं वह क्या कहलाती है, तो बच्चे जो हैं जहाँ ये मान रहे हैं कि निर्जीव वस्तुएं जो हैं उनमें भी भावनाएं या उनमें भी जान होती है, तो वो कहलाता है जीववाद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये पाया जाता है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें ये चीजें पाई जाती है। 3 से 7 वर्ष की ये एज होती है जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि जो भी निर्जीव वस्तु है उनमें भी भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मूल विचार क्या है, तो शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसमें बच्चों के अनुभवों और विचारों को प्रधानता देना, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बच्चों की अनुभवों और भावनाओं को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र जो गणित में बहुत प्रभावशाली है लेकिन सामाजिक संपर्क में संघर्ष करता है, तो जिसका क्या कारण है, तो उसका कारण है विषमकालिक विकास, ठीक है, विषमकालिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मौजूदा स्कीमा को बदलने की परिभाषा ये कहलाती है समायोजन, ठीक है। नई जानकारी को शामिल करने के लिए, यानी कि बच्चा जो है एक नए ज्ञान को अर्जित कर रहा है लेकिन वो पुराने ज्ञान को बदल कर नए ज्ञान को एडजस्ट कर रहा है, तो उसको समायोजन कहा जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो अम, पुराने ज्ञान में ही एक तरह से बदलाव नहीं कर रहा है तो वो अ, आत्मसात होता है, ठीक है, बच्चा जो है वो आत्मसात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नैदानिक आकलन का उद्देश्य क्या है, तो नैदानिक आकलन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयों को के मूल कारणों की पहचान करना, अधिगम के कठिनाइयों की मूल अधिगम की कठिनाइयों के मूल कारणों की पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार है ये एक तरह से, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 को जो संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल कितना होना चाहिए, तो वो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, ठीक है, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो भारत में न्यायिक समीक्षा की विशेषता किस देश के संविधान से अपनाई गई है, तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ली गई है, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी स्तर जिम्मेदार है, ठीक है, तो पंचायती राज यानी कि ग्राम स्तर की अगर कोई भी ये है ग्रामीण स्तर का शासन है की बात कर रहे हैं तो पंचायती राज यानी कि ग्राम स्तर पर का शासन है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक शक्ति को अंतिम स्रोत कौन सा है, तो वो है जनता, ठीक है। तो जनता जो है उसमें लोकतंत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जनता रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे, तो यहाँ पर शब्द जोड़े गए थे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द 45वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे जिसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि संविधान का लघु संविधान भी इसको कहा जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन को, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत में अधिक नहीं होगी, तो वो 15% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पी आई एल जनहित याचिका क्या है? तो ये PIL जो है वो क्या है, जनहित याचिका इसको कहा जाता है। तो ये है कि निजी पक्ष के हित के बजाय जनहित की रक्षा के लिए दायर किया गया मुकदमा, ये PIL जो है वो कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस जो है वो पाई जाती है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, लगभग 78% है। ठीक है, 78% ये नाइट्रोजन है। ठीक है, और अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद ऑक्सीजन आती है जो 21% के लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन की डेल्टा क्या है? तो डेल्टा है नदी के मुहाने और तलछट पर जमाव में से बना एक भू आकृति। ठीक है, कपास उगाने के लिए कौन सी प्रमुख मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी होती है? तो कपास उगाने के लिए जो काली मिट्टी है, रेगुर जो मिट्टी है, उसको सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है कि समय की वह अवधि जब पृथ्वी की सतह बर्फ की विशाल चादरों से ढकी हुई है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हिम युग। ठीक है, विश्व की समय की वह लंबी अवधि, ठीक है, जब पृथ्वी जो है वो बर्फ की चादरों, विशेष चादरों से ढकी हुई थी, तो वो हिम युग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक अवधारणा उस स्थिति के रूप में परिभाषित की जाती है जहां किसी निश्चित मूल्य की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है? तो वो दुर्लभता या कमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुगम बनाना। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जो है इसका कार्य जो है ये विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुगम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक विकसित अर्थव्यवस्था को प्राथमिक विशेषता क्या है? तो एक विकसित अर्थव्यवस्था की प्राथमिक विशेषता ये है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिकीकरण। ठीक है, अब हिंदी के क्वेश्चन है, यहाँ पर तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, खेत, अग्नि, रात और दही। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है वो अग्नि है। ठीक है, ये संस्कृत का ही शब्द यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, अग्नि। ठीक है, तो ये तत्सम है। ठीक है, नदी शब्द का वचन क्या है? तो नदी जो है वो एक वचन है। ठीक है, नदी जो है वो एक वचन है, अगर नदियां होती तो वो बहुवचन में आती। ठीक है, नेक्स्ट है कि दशानन। ठीक है, तो दशानन का पहले तो हमें संधि विच्छेद मतलब कि मीनिंग पता करना है कि दशानन 10 सिर वाला। ठीक है, तो इसका सही समास कौन सा है? तो जहां पर तीसरे व्यक्ति को मानकर जो है वो बोला जाता है दशानन, यानी कि रावण, 10 सर वाला रावण। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति को जब संबोधित करके कुछ बोला जाता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे कि अ, नीलकंठ हम अगर बोलते हैं, ठीक है, तो नीलकंठ महादेव को बोला जाता है तो वो उसमें भी बहुब्रीहि समास ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का क्या अर्थ है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ है कि अपने अक्षमता के लिए स्थिति साधनों को दोष देना। ठीक है, तो अपनी अक्षमता के लिए स्थिति या साधनों को दोष देना, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीपर पात सरित मन डोला में अलंकार की पहचान करें। पीपर पात सरित मन डोला उपमा अलंकार है। ठीक है, हम किसी के साथ जो है वो इसकी तुलना कर रहे हैं या किसी के समान हम जब किसी को बताते हैं तो उसमें उपमा अलंकार जो है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द वॉइस, वॉइस यहाँ पर चेंज करनी है, द हाउस वाज बिल्ट बाय देम। ठीक है, तो इसमें पैसिव वॉइस है, आपने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, द हाउस वाज बिल्ट बाय देम, दे बिल्ट द हाउस। ठीक है, दे बिल्ट द हाउस, इसमें ये एक्टिव वॉइस में हमने चेंज जो है वो कर दिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है